Hello students, how are you? My name is Dr. Jyoti Singh and today I am going to discuss with you chapter 14 from a class 11th biology book, that is respiration in plants. तो respiration in plants, अभी तक हमने देखा कि respiration हम generally जो breathing and respiration chapter हमने पढ़ा, तो breathing को हमने देखा कि breathing is the first step in respiration. Breathing is a फिनोमिना, ठीक है, विच इज अ पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन. तो रिस्पिरेशन इन प्लांट्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिस्पिरेशन का पूरा मतलब क्या होता है. ठीक है, तो रिस्पिरेशन में हमने देखा कि रिस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ ब्रीथिंग, गैसियस एक्सचेंज एंड द जनरेशन ऑफ एटीपी. तो ये सारी प्रोसेस को मिला के हम एक वर्ड देते हैं जिसको कि हम रिस्पिरेशन कहते हैं. तो रिस्पिरेशन में ब्रीथिंग इन्वॉल्व होती है, गैसेस एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है एंड द जनरेशन ऑफ एटीपी. ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं रिस्पिरेशन के. तो अगर हम यहाँ पे रिस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको आएगा कि रिस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीथ करना, तो क्या प्लांट्स में ब्रीथ करते हैं? ठीक है, तो वही पहला क्वेश्चन है कि डू प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ या डू प्लांट्स ब्रीथ. तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर हम देखेंगे इस चैप्टर के पूरे वीडियो में. तो बेसिकली ये वीडियो जो है वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें आप जानोगे कि रिस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व रहते हैं, और बाकी जो है डिटेल में हम वन बाय वन करके इसके फर्दर वीडियोस में चीज़ों को समझेंगे. ठीक है, सो ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, बट व्हाई इज ब्रीथिंग सो एसेंशियल टू लाइफ. तो हमें पता है कि हम सब ब्रीथ करते हैं, नहीं, हम सब ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, जैसा कि हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर में पढ़ा. ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग लेना या ब्रीथ करना इतना एसेंशियल क्यों है? अगर हम ब्रीथ करना स्टॉप कर दें किसी भी वजह से तो हम डाई हो जाएंगे, मर जाएंगे. ठीक है, तो ब्रीदिंग करना क्यों जरूरी है? एक तो रीजन हमने फर्स्टली क्लियरली देखा कि अगर हम ब्रीदिंग को स्टॉप कर दें तो हम डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे. ठीक है, लेकिन दूसरा अगर हम ये कहें कि जिंदा रहने के लिए ब्रीदिंग करना जरूरी है, ठीक है, तो हाँ ठीक है, जिंदा रहने के लिए है, ठीक है, लेकिन ब्रीदिंग करने से जिंदा रहने में हम क्या काम करते हैं? मतलब हवा जो हम लेते हैं, इस ऑक्सीजन का इंटेक जो करते हैं, वो हमारी बॉडी में किस तरह से क्या रोल प्ले करती है कि हम जो है मर जाते हैं अगर हम ऑक्सीजन ना लें. ठीक है, तो ये भी एक पूरी मैकेनिज्म है कि वो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उसका होता क्या है. ठीक है, और ऑक्सीजन ही क्यों लेते हैं? कोई और गैस भी ले सकते हैं. ठीक है, तो कोई और गैस क्यों नहीं लेते हैं? ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे कैसे, कौन सा कितना किसका रोल होता है. ठीक है, सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी ब्रीथ? Also, do all living organisms, including plants and microbes, breathe? So, if so, how? ठीक है, तो क्या सारे लोग ब्रीथ करते हैं? क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? ठीक है, तो यस, प्लांट्स ऑल्सो ब्रीथ. माइक्रोब्स, यस, माइक्रोब्स ऑल्सो ब्रीथ. ठीक है, तो कैसे करते हैं ब्रीदिंग? कैसे करते हैं? हमें तो नहीं दिखाई देता कि उनके अंदर कोई रिस्पिरेटरी सिस्टम हो, जैसे हमारे पास एक लंग्स है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, ब्रीदिंग करने के लिए. तो उनके पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है, कौन सा सिस्टम है जिससे कि वो ब्रीथ करते हैं? ठीक है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे. वैसे भी हमने रिस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा कि अलग अलग तरह के रिस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं. जैसे कि हमारे पास लंग्स है, वैसे ही किसी के पास क्यूटिकल होता है, जो स्किन का सरफेस होता है, उससे वो रिस्पिरेशन करते हैं. ट्रैकिया होता है. ठीक है, इस तरीके से अलग अलग सिस्टम होते हैं सबके पास. एडेप्टेशंस होती हैं कि वो भी गैसेस का एक्सचेंज कर सके, ठीक है, रिस्पिरेशन कर सके. ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज, बी इट एब्सॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन और इवन ब्रीदिंग. ठीक है, तो हम कोई भी काम करें, हमारी बॉडी में कोई सा भी काम होता है, हर एक काम के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. चाहे हमारी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट हम खाना खाते हैं, उसका खाने का एब्जॉर्प्शन, उस खाने से जो भी न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होता है, उस प्रोसेस के लिए भी, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए भी एक एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को. ट्रांसपोर्टेशन, खाने मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करें, या हमारी बॉडी के अंदर ही मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. बॉडी को रिप्रोड्यूस करने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. इवन सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. नहीं, सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है. ठीक है, तो मतलब बॉडी की हर एक फंक्शन के लिए हमें एटीपी यानी एनर्जी की जरूरत
होती है। लेकिन ये सारी एनर्जी आती कहाँ है, कहाँ से? आप कहोगे कि ये सारी एनर्जी हम जो खाना खाते हैं उसी से ये एनर्जी जनरेट होती है। ठीक बात है, हम जो खाना खाते हैं उसी से ये एनर्जी जनरेट होती है, लेकिन कैसे? ठीक है, सो वेयर डज ऑल दिस एनर्जी कम फ्रॉम? वी नो दैट वी ईट फूड फॉर एनर्जी, बट हाउ इज दिस एनर्जी टेकन फ्रॉम फूड? तो क्वेश्चन यही है कि हमें पता तो है कि हम खाना खाते हैं, उसी से हमको एनर्जी मिलती है। अगर हम खाना ना खाएं तो हमें एनर्जी मिलना बंद हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो हम खाना खाते हैं वो किस मैकेनिज्म से, किस इवेंट से, किस तरीके से एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज्ड, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका यूज कैसे होता है? ठीक है, ऑल ऑफ ए सडन सारी एनर्जी यूज हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप मतलब जैसे जो भी एनर्जी है उसको आप मनी के फॉर्म में देखो। जैसे आप, अगर आपके पास एक बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो आप कैसे यूज करोगे उसको? कि सारे पैसे को एक ही दिन में यूज कर लोगे, या उसको सेव करके रखोगे, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड आप यूज करोगे। ठीक है, सो हाउ इज दिस एनर्जी यूटिलाइज? डू ऑल फूड गिव्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? तो क्या जितने भी फूड हम खाते हैं क्या सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी उनसे मिलती है? तो इसका आंसर है नो। हर एक फूड की कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसी के हिसाब से हमें उस खाने से एनर्जी मिलती है। ठीक है, उसका कुछ कंटेंट होता है उसके अंदर, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। ठीक है, तो इनके ब्रेकडाउन की वजह से हमें उतनी ही एनर्जी मिलती है। ठीक है, डू प्लांट्स ईट? तो क्या प्लांट्स भी खाना खाते हैं? जैसे हमने कहा कि हम खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, तो प्लांट्स क्या खाना खाते हैं? सो प्लांट्स तो खाना नहीं खाते हैं, क्योंकि वो खाना अपना खुद ही बना लेते हैं, अपनी बॉडी में खाना अपना खुद ही बना लेते हैं, इसीलिए हम उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना प्रिपेयर करते हैं उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, सो वेयर डू प्लांट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम? तो एनर्जी कहाँ से मिलती है उनको? फोटोसिंथेसिस करने से वो अपना फूड बनाते हैं, और उसी फूड को ब्रेकडाउन से, उसी फूड के एसिमिलेशन से उनको एनर्जी मिलती है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी अपना खाना खाते हैं। फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट डू दे ईट फूड? यस, दे do take food. Okay, so you may wonder at several questions raised above, they may seem to be very disconnected. तो जैसे आपने डाइवर्स देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ से खाना खाते हैं, ह्यूमंस कहाँ से खाते हैं, एनिमल्स कैसे खाते हैं, प्लांट्स कैसे खाते हैं। ठीक है, ये आपने डाइवर्सिटी देखी। ठीक है, ये क्वेश्चंस अलग अलग रेंज के थे, अलग अलग ग्रुप्स के लिए थे, बट सेम क्वेश्चंस थे, बट इनका सोल्यूशन भी सेम है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ इवेंट से हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ऑलमोस्ट सिमिलर पाथवे से सब के सब एनर्जी डिराइव करते हैं। ठीक है, सो दैट मे सीम टू बी डिसकनेक्टेड, बट इन रियलिटी द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। तो जो ब्रीदिंग की प्रोसेस है दैट इज वेरी मच कनेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड। यानी ब्रीदिंग यानी ऑक्सीजन का इनटेक। ठीक है, ब्रीदिंग को अगर हम बहुत ब्रॉड वे में डिफाइन करें, ब्रीदिंग मतलब ऐसे नहीं कि सिंपल हम जैसे लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सेल करते हैं। सिर्फ इसी को ब्रीदिंग नहीं कहते, मतलब किसी भी तरह का गैसेस एक्सचेंज, उसको हम ब्रीदिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है ये एक्चुअली एनर्जी के जनरेशन में काफी अहम, बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। सो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ दिस हैपेंस। ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सम मैक्रोमोलिक्यूल्स दैट वी कॉल फूड। तो जितनी भी तरह की एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज होती है वो कैसे होती है? मैक्रोमोलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ठीक है, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल है। इनके ऑक्सीडेशन से, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन के साथ इनके रिएक्शन से। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, प्रोटीन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, फैट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो जब हम ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं तो इन
ये जो ऑक्सीजन है ये जाती है यूज होने के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में ये ऑक्सीजन यूज होती है, ठीक है, और फिर एनर्जी का जनरेशन होता है। ओके, ओनली ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ऑटोट्रॉप्स यानी कि ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। सबसे पहले ये एल्गी जैसे दिखते थे इसलिए इनका नाम ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। साइनो मतलब ब्लू ग्रीन ही होता है, ठीक है, बट बाद में जब हमने इनकी और डीप स्टडी की तो पता चला कि ये एल्गी नहीं, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, तो इनका नाम साइनोबैक्टीरिया हुआ। और ये और ग्रीन प्लांट्स ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपने लिए खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, ये कहीं से बाहर से खाना खाते नहीं है जैसे हम खाते हैं, ठीक है, तो दे आर ऑटोट्रॉप्स। सो बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे ट्रैप लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करके विद द हेल्प ऑफ CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल वो इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं एंड दैट इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। तो जो भी CO2 मॉलिक्यूल प्लांट्स यूज करते हैं 6 CO2 मॉलिक्यूल मिल करके एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज, सुक्रोज एंड स्टार्च, ठीक है, तो ये मोनोसेकेराइड, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है, ठीक है, मोनोसेकेराइड मतलब सिंगल शुगर। ओके, सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड मतलब दो ग्लूकोज या आप कह सकते हो दो शुगर मॉलिक्यूल्स को मिल करके एक बना हुआ कंपाउंड है, उसको हम सुक्रोज कहते हैं, ठीक है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज को मिला करके सुक्रोज बनता है। और ये क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है कि सुक्रोज क्या है। सुक्रोज इज अ डाइसेकेराइड विच इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। एंड स्टार्च क्या है, बहुत सारे जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके लंबी लंबी चेन बना लेंगे तो उनको हम स्टार्च कहते हैं, ठीक है। सो वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स, टिश्यू एंड ऑर्गन फोटोसिंथेसाइज। तो ये भी हमें याद रखना है कि ग्रीन प्लांट्स में भी हम देखते हैं कि पूरा का पूरा पेड़ ही तो नहीं फोटोसिंथेसिस करता। जैसे कि पेड़ है उसकी जो भी ग्रीन पार्ट्स है केवल वहां पे ही फोटोसिंथेसिस होती है। जो स्टेम्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, जो ब्राउन कलर की चीजें हैं वहां पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती है। तो जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता उन सेल्स को कहाँ से एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो जो पार्ट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं वो अपने फूड का, अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा इन दूसरे पार्ट्स के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि वो पार्ट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, उनका अपना अलग रोल है, ठीक है। सो ओनली सेल्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल दैट आर द मोस्ट ऑफन लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर्स, प्लांट्स के ऊपरी सतहों पे रहते हैं ऐसे पार्ट्स, तो वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। हेंस इवन इन ग्रीन प्लांट्स all other organs, tissues and cells that are non-green need food for oxidation, ठीक है। तो भले ही कोई और प्लांट का पार्ट जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता हो बट उसको भी तो फूड चाहिए ऑक्सीडेशन करने के लिए, ठीक है। Hence food has to be translocated to all non-green parts, ठीक है। तो जो भी फूड बना है ग्रीन पार्ट्स में वो ट्रांसलोकेट होता है नॉन ग्रीन पार्ट्स में, ताकि वो भी अपने लिए एनर्जी का प्रोडक्शन कर सके, ठीक है। वैसे ही एनिमल्स कैसे अपने लिए एनर्जी डिराइव करते हैं। एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, वो प्लांट्स को खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है। सो एनिमल्स आर हेटरोट्रॉपिक दैट इज दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली। तो हम इस तरह के एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको हर्बीवोरस कहते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्टली और जो एनिमल्स को खाते हैं उनको कार्निवोरस कहते हैं, ओके। वहीं पे सैप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स से अपनी एनर्जी डिराइव करते हैं उनको खा के, ठीक है। तो फंगस जो होते हैं वो ज्यादातर सैप्रोफाइट्स से होते हैं। सैप्रोफाइट्स लाइक फंगाई आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर अपने एंजाइम सिक्रीट करते हैं और जब उस
पर्टिकुलर मैटर से, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिलीज होते हैं, तो फंगस उसको अपने बॉडी से अब्सॉर्ब कर लेती है, ठीक है। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट अल्टीमेटली ऑल द फूड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेसेस कम फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। तो अल्टीमेटली जो भी फूड हम खाते हैं वो अल्टीमेटली कहाँ से आता है, वो फोटोसिंथेसिस से ही आता है। मतलब हम प्लांट्स को खाते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, अल्टीमेटली अगर उसका सोर्स देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस ही है। ओके, सो दिस चैप्टर डील्स विद सेलुलर रेस्पिरेशन और द mechanism of breakdown of food materials within the cells to release energy. This chapter deals with the cellular respiration or the mechanism of breakdown of food materials within the cells to release energy and the trapping of this energy for synthesis of ATP. तो ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब एक सेल कैसे अपने लिए एनर्जी का इंतजाम करती है, कैसे फूड को ब्रेक करती है और उससे एनर्जी बनाती है, ठीक है। अपने लिए कैसे एनर्जी बनाती है हम सेलुलर लेवल पे देखेंगे, एक एक सेल के लेवल पे, ठीक है। तो पहले तो हमारी बॉडी बहुत सारी सेल से मिलके बनी है, फिर उसमें बहुत सारे टिश्यूज हैं, ठीक है, फिर ऑर्गन है, पर हम यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन, एक सिंगल सेल अपने लिए कैसे एनर्जी का इंतजाम करती है वो सारी चीजें देखेंगे और उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। बिकॉज एनर्जी से ही सब कुछ होगा, जो भी हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस होता है, जो भी लाइफ प्रोसेस हम करते हैं, एवरीथिंग नीड एनर्जी और एनर्जी ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम कहें कि ब्रीदिंग स्टॉप करने से हम मर जाएंगे, इट मीन्स कि ब्रीदिंग करने स्टॉप करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस हुई, इस वजह से हम मर जाएंगे, ठीक है। तो और कोई ऐसा रीजन नहीं है कि ब्रीदिंग स्टॉप करने से कुछ ऐसा हो जाएगा कि एनर्जी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। जो चेन है एनर्जी प्रोडक्शन की, लगातार कंटिन्यूस हमारी बॉडी में एटीपी का जनरेशन होता रहता है, हमारी बहुत सारी वाइटल फंक्शंस उसी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर हम ब्रीथिंग स्टॉप कर देंगे तो वो एनर्जी का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रिंसिपल पे, इसी मैकेनिज्म पे बहुत सारे पॉइजन्स, बहुत सारे रोडेंट्स को मारने के लिए जो दवाइयां हैं वो इसी मैकेनिज्म पे बनी है कि वो ऑक्सीजन के का जो रोल है, ऑक्सीजन जब हम इनटेक कर लेते हैं बॉडी में तो वो कैसे एनर्जी प्रोडक्शन के रूट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है, उसी रूट में ये पॉइजन्स इंटरप्ट करते हैं और रोडेंट्स जो है वो किल हो जाते हैं, ठीक है। सो फोटोसिंथेसिस ऑफ कोर्स टेक्स प्लेस विद इन द chloroplast in the eukaryotes, whereas the breakdown of complex molecules to yield energy takes place in the cytoplasm and in the mitochondria, also in eukaryotes, ठीक है। तो हमने ये देखा कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये हमें पता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछ दिया जाता है, इतना इजी क्वेश्चन कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट ये भी पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, तो इट अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट, और अगर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर तो इन द थैलेकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ओके। एंड देन जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है हमारे जो हमारे सेल का साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ये दो सेंटर्स है एनर्जी प्रोडक्शन के। आपको पहले से पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो जो फूड का ब्रेक डाउन है वो साइटोप्लाज्म में शुरू होता है और माइटोकॉन्ड्रिया उसका लास्ट डेस्टिनेशन होता है, ओके। एंड देन द ब्रेकिंग ऑफ सीसी बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स compounds through oxidation within the cells leading to release of considerable amount of energy is called respiration, ठीक है। तो हमने देखा कि जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ठीक है, या प्रोटीन लेते हैं या फैट लेते हैं, तो वो सब कार्बन चेन की बनी रहती है, ठीक है। तो ये जो कार्बन चेन है, ठीक है, ये जब कार्बन चेन के ये बॉन्ड सब टूटते हैं, कि जो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, तो इन बॉन्ड्स की ब्रेकिंग की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, एटीपी रिलीज होती है, और इसी ब्रेक डाउन को हम कहते हैं रिस्पिरेशन, या हम कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन। इन बॉन्ड्स के टूटने की वजह से जो भी सनलाइट की एनर्जी इन बॉन्ड्स में ट्रैप होकर के बॉन्ड्स के फॉर्म में ट्रैप हो गई थी, अब वो रिलीज हो रही है और एटीपी का जनरेशन हो रहा है। इसी को हम कहते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन, यानी एनर्जी का प्रोडक्शन important step है respiration का, okay। So the compounds that are oxidized during the process are known as
रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। तो जो कंपाउंड्स एज अ जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं रिस्पिरेशन के प्रोसेस में, या हम कहते हैं रिस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो उन सबस्ट्रेट्स को हम रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स कहते हैं। जैसे कि क्या हो सकते हैं रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ठीक है। सो यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, ठीक है। ज्यादातर जो सबसे फर्स्ट चॉइस है ऑक्सीडेशन के लिए वो है कार्बोहाइड्रेट्स, उन्हीं से ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी। लेकिन इन केस कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल नहीं है, मतलब आपने 2-3 दिन से खाना नहीं खाया है, तो कार्बोहाइड्रेट नहीं है आपकी बॉडी में, सपोज खत्म हो गया, तो अब उसके बाद आपकी प्रोटीन्स यूटिलाइज होने लगेंगी, ठीक है, तो रिलीज एनर्जी। बट प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड इवन ऑर्गेनिक एसिड्स कैन बी यूज्ड एज रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स इन सम प्लांट्स अंडर सर्टेन कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस में प्रोटीन, फैट और ऑर्गेनिक एसिड्स भी दे कैन ऑल्सो एक्ट एज रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अंडर सर्टेन कंडीशंस। ये कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, इसको भी हम डिटेल में इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, ये भी क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन ए सेल ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रिस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स इज नॉट रिलीज फ्री इनटू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप। तो ये एक बात कंसिडर करने वाली चीज है कि जैसे हमने कहा कि रिस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जैसे हम नॉर्मली जो है हम टेस्ट ट्यूब में या लैब में जो रिएक्शन देखते हैं वो सिंगल स्टेप होता है कि हमने 2 कंपाउंड्स, ए कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वो AO कंपाउंड बना लिया, ऑक्सीडेशन हो गया उसका, और इसके साथ में एनर्जी रिलीज हो गई, ठीक है। तो ये एनर्जी लमसम एक ही बार में इकट्ठे रिलीज हो जाती है, ठीक है। लेकिन बॉडी में, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता तो हमारी बॉडी से एकाएक आग निकलने लगती कि अब हमने खाना खाया और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई है तो हम गर्म हो गए या बिल्कुल ही जो है हम जलने लग गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। ये जो ऑक्सीडेशन है ये स्लो और स्टेप वाइज प्रोसेस है। तो ये ऑक्सीडेशन एक से ज्यादा नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है, ठीक है। इसीलिए एक जो है स्लो प्रोसेस और एक जो है सिस्टमैटिक प्रोसेस, सिस्टमैटिक वे से ऑक्सीडेशन होता है फूड का, और उससे सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी धीरे धीरे करके रिलीज होती है, जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी का एक सर्टेन लेवल हमेशा ही बना रहता है। ऐसा तो नहीं है कि हम कई बार एकदम लेथार्जिक हो जाएं और एकदम हम फिर अचानक से एनर्जी में आ जाएं, ऐसा नहीं होता। हमेशा ही, हर वक्त ही हम जो है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल कैरी करते हैं। इसके पीछे यही रीजन है कि हमेशा ही हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन के स्टेप्स अलग अलग तरीके से होते रहते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी एनर्जी एक सिंगल स्टेप में ना निकल के मल्टीपल स्टेप्स में निकलती है, ताकि एक सर्टेन एनर्जी का लेवल हमारी बॉडी में हर समय बना रहे, ओके। एंड देन इट इज रिलीज इन ए सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स। तो ये रिएक्शंस को कंट्रोल कौन करता है? डिफरेंट एंजाइम्स कंट्रोल करती है कि ये रिएक्शन हो या नहीं हो, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी नीड, ठीक है। बॉडी को एनर्जी की जरूरत है, ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाती हैं और रिएक्शन को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉडी नीड, ठीक है। एंड वो जो एनर्जी बनती है, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने लकड़ी में आग लगाई तो सारी एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में जाने लगती है, कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, ठीक है, कि यही काम होगा इससे, ठीक है। पर बॉडी में ऐसा नहीं होता है कि जो भी फूड का ऑक्सीडेशन होता है, उस फूड के ऑक्सीडेशन से जो भी एनर्जी बनती है वो फिर से स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और एटीपी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस में कई बार पूछा गया है, विच मॉलिक्यूल इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी, एंड इट इज एटीपी, ओके। एंड इट इज ट्रैप्ड एज केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एटीपी मॉलिक्यूल के साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े रहते हैं, इन तीनों ही फॉस्फेट ग्रुप में एनर्जी ट्रैप रहती है। तो ये जो थर्ड ग्रुप है इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी ट्रैप रहती है। तो जैसे ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो खूब सारी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो फूड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी बनती है, ठीक है, ये कपल्ड हो जाती है एटीपी के फॉर्मेशन में, ठीक है। हम इस प्रोसेस को देखेंगे कि जैसे ही किसी कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीडेशन हुआ, इसकी वजह से
एटीपी एनर्जी बना, ठीक है। तो ये एनर्जी आ जाती है एडीपी, यहाँ पे एडीपी रहता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। और ये एनर्जी यूज हो जाती है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ करके एटीपी बनाने में, ठीक है। और इस तरह से एटीपी के फॉर्म में हमारी बॉडी में ये ऑक्सीडेशन के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो स्टोर रहती है, और जरूरत पड़ने पे डिफरेंट एक्टिविटीज, बॉडी की एक्टिविटीज के लिए ये एटीपी एनर्जी यूज होती है, ओके। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द एनर्जी रिलीज बाय ऑक्सीडेशन इज respiration is not or rather cannot be used directly but is used to synthesize ATP, ठीक है। तो जो भी एनर्जी जनरेट होती है, ऐसा नहीं है कि लकड़ी जलाई और उससे आग निकल रही तो उसको यूज किया, ऐसा नहीं है कि जैसे हमने खाना खाया उसका ऑक्सीडेशन हुआ तो उससे एनर्जी रिलीज होने लग गई, ऐसा नहीं, ऐसे रिलीज नहीं होगा, ठीक है। वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी को सिंथेसाइज करने में वो एनर्जी यूज होती है। जो फूड के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी फिर यूज होती है एटीपी को सिंथेसाइज करने में। अब एटीपी सिंथेसाइज हो गया, अब बॉडी को कोई टेंशन नहीं है, वो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड जहां भी एनर्जी की जरूरत होगी वहां एटीपी को भेज देगी, और वहां एटीपी अपना एक बॉन्ड तोड़ देगा तो एनर्जी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो विच इज ब्रोकन डाउन व्हेनेवर एंड wherever energy needs to be utilized, okay. Hence ATP act as energy currency of the cell. ATP acts as energy currency of the cell, and this point is important. ये कई बार पूछा गया एग्जाम में. So this energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring processes of the organism, and the carbon skeleton produced during respiration is used as precursor for biosynthesis of other molecules in the cells. तो जो भी कार्बन स्केलेटन, मतलब कि जैसे कि हमने देखा कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का बना रहता है, ठीक है, 6 कार्बन का बना रहता है. तो जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूट जाता है, ठीक है, और इससे हमारी ऑक्सीडेशन हो जाता है फूड का और एनर्जी रिलीज हो जाती है, और वो एनर्जी एटीपी के सिंथेसिस में यूज हो जाती है. बट ये जो कार्बन स्केलेटन बच गया, इसका क्या होता है, ठीक है, तो इस कार्बन स्केलेटन का यूज होता है हमारी बॉडी में, जैसे सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस और प्रोटीन की सिंथेसिस और डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है सेल के फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उसमें इनका यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल. तो वही लिखा गया है कि द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स इन द सेल. ओके, सो एक अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डू प्लांट्स ब्रीथ. तो इसका थोड़ा बहुत अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि अब हम इसका आंसर कैसे करने वाले हैं, यस या नो में, ठीक है. सो व्हेन द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नॉट क्वाइट सो डायरेक्ट, तो हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते हैं हाँ या ना, यस प्लांट्स ब्रीथ. तो अब आप कहोगे कि उनके पास तो लंग्स है ही नहीं, और नो भी नहीं कह सकते हो कि अगर ब्रीथ नहीं करते हैं तो रिस्पिरेशन कैसे करते हैं, और रिस्पिरेशन नहीं करते हैं तो जिंदा कैसे हैं प्लांट्स. रिस्पिरेशन तो बिल्कुल रिक्वायर्ड चीज है, ठीक है. तो इसका आंसर इसीलिए लिखा है कि हम बिल्कुल डायरेक्टली नहीं कह सकते, थोड़ा सा हमें इसके लिए एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है. सो यस, प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन टू अकर एंड दे ऑल्सो गिव आउट CO2, ठीक है. तो अब आप बोलोगे कि ये कैसा, ये तो हमें पता ही नहीं था कि प्लांट्स भी ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को निकालते हैं, जैसे हम करते हैं, जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 को निकालते हैं, वैसे ही प्लांट्स भी रिस्पिरेशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं और CO2 को एक्सक्रीट करते हैं. लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो जितना अमाउंट ऑफ CO2 लेते हैं और जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, उसके कंपैरिजन में ये अमाउंट कुछ भी नहीं है. इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और CO2 लेते हैं, ठीक है. लेकिन वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए सही है. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एंड CO2 को इनटेक करते हैं. बट रिस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स भी ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, बट ये ऑक्सीजन बहुत ही कम अमाउंट की रहती है इन कंपैरिजन टू कि वो ऑक्सीजन जो कि वो एनवायरनमेंट में रिलीज करते हैं. सो हेंस प्लांट्स हैव सिस्टम्स इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. तो प्लांट्स के पास ऐसे
स्टोरेज के लिए बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, उनके पास पूरा मैकेनिज्म है कि वो इंश्योर करते हैं कि रिस्पिरेशन के लिए उनको हमेशा ही ऑक्सीजन मिलती रहे। जो ऑक्सीजन वो जनरेट करते हैं वो ही ऑक्सीजन उनको यूज़ करने के लिए अवेलेबल रहे, ताकि वो रिस्पिरेशन की प्रोसेस यानी एनर्जी जनरेशन की प्रोसेस कर सकें, क्योंकि एनर्जी, इनिशियल अमाउंट ऑफ एनर्जी तो ज़रूरत पड़ती ही है इवन फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी। ठीक है, सो प्लांट्स अनलाइक एनिमल्स हैव नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो एनिमल्स की तरह प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, जैसे हमारे पास लंग है, इस तरह का कोई ऑर्गन नहीं है प्लांट के पास कि वो गैसियस एक्सचेंज के लिए इस ऑर्गन को यूज कर सके, बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स फॉर दिस पर्पस। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि वो कौन से 2 ऑर्गन्स है जिससे कि प्लांट्स गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो स्टोमेटा तो जनरली बच्चों को पता रहता है, बट लेंटिसल्स को वो भूल जाते हैं। ठीक है, लेंटिसल्स कहाँ होती है? जो नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, जैसे कि बार्क, ब्रांचेस। ठीक है, तो उनके ब्रांचेस और स्टेम्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो थ्रू लेंटिसल्स होता है। तो ब्रांच और ट्रंक्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है प्लांट्स के, वो थ्रू लेंटिसल्स होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि ऑप्शंस में स्टोमेटा एंड लेंटिसल्स होगा, वही करेक्ट आंसर होगा। सो देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो बहुत सारे रीजन है, उनको मतलब रिस्पिरेटरी ऑर्गन होता नहीं है और उनको उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि गैसेस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा और लेंटिसल्स काफी हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ईच प्लांट पार्ट कैन टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस नीड्स। जैसे हमारे में क्या है कि हमारी बॉडी, ह्यूमन की बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर एक सेल जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, अलग अलग फंक्शनिंग और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के लिए। पर प्लांट्स में क्या है, ऐसा नहीं है। प्लांट्स में हर एक सेल जुड़ी तो हुई है बाकी एक पूरे सिस्टम से, लेकिन हर एक सेल रिस्पिरेशन करने के लिए इंडिपेंडेंट है, उसको दूसरे सेल से उतना ज्यादा नहीं लेना देना है। ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज के लिए वो खुद से ही रिस्पॉन्सिबल है। सो देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू द अदर। बहुत कम ही गैसेस ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ब्लड में डिजोल्व होकर के पूरी बॉडी तक पहुंचती है थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, पर प्लांट्स को इसकी जरूरत नहीं है। प्लांट्स का हर एक सेल बिल्कुल एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड रहता है लगभग, और वो बाहर से ही गैसेस एक्सचेंज करता है। तो बहुत कम, थोड़ी ही दूर कई बार जो है गैसेस एक्सचेंज के लिए जो है प्लांट्स पे गैसेस का ट्रेवल होता है। बाकी सारी सेल्स लगभग सरफेस पे ही रहती हैं, इसलिए उनमें इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि गैस का ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए उनके पास जाइलम और फ्लोएम है, पर गैस के ट्रांसपोर्ट के लिए उनको किसी भी इस तरह के सिस्टम ऑफ नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, सो देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस फ्रॉम वन प्लांट पार्ट टू अनदर। सेकेंड, plants do not present great demands for gas exchange. ओके, तो उनको बहुत ज्यादा गैस एक्सचेंज की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, रूट, स्टेम्स एंड लीव्स रिस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स डू। तो जो रिस्पिरेशन का रेट है, जैसे हम हमेशा सांस लेते हैं, हमारा पर मिनट जो सांस लेने का है क्या है रेट, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट हम लेते हैं, लेकिन प्लांट्स में जो रूट, स्टेम्स है, लीव्स है, इनकी रिस्पिरेशन रेट बहुत कम है। मतलब जो रेट ऑफ रिस्पिरेशन है वो एनिमल्स से काफी स्लो रेट में होता है। सो ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड ईच लीफ इज वेल अडेप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन नीड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड्स। तो ज्यादातर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो रिस्पिरेशन में नहीं बल्कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है, और हर एक सेल बहुत अच्छे से अडेप्टेड है इस गैसेस एक्सचेंज को करने के लिए, इसीलिए इनके पास अलग से किसी सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ी कि गैसेस एक्सचेंज के लिए भी एक अलग से सिस्टम हो। ओके, सो व्हेन सेल्स फोटोसिंथेसाइज, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन दीज सेल्स सिंस O2 इज रिलीज विद इन द सेल। तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कभी उनके लिए प्रॉब्लम नहीं बनी, क्योंकि ऑक्सीजन का रिलीज तो वाटर के ब्रेकडाउन की वजह से सेल के अंदर ही होता है। तो वही ऑक्सीजन थोड़ा सा वो यूज करते हैं, बाकी ऑक्सीजन तो वो एटमॉस्फेयर को रिलीज कर देते हैं।
ठीक है, इतना ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो। सो और तीसरा रीजन है थर्ड, द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। ठीक है, तो जितना इतना सारा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स का बॉडी पार्ट आपने देखा है कि काफी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो इतना डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो भी नहीं सकता। ठीक है, सो ईच लिविंग सेल इन ए प्लांट इज लोकेटेड quite close to the surface of the plant. This is true for leaves. You may ask. तो बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगी, प्लांट्स की जो लीव्स है वो डायरेक्ट, उनका जो सरफेस है वो डायरेक्ट एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है, तो वहां से गैसेस एक्सचेंज भी बहुत इजीली हो जाता है। उनका जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ही इस तरह से बना है कि लगभग सारी सेल्स जो है वो डायरेक्ट सरफेस उनका जो है वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में रहता है। बट आप पूछोगे कि उनका ट्रंक जो तना रहता है वो तो काफी मोटा रहता है, उसके अंदर गैसेस एक्सचेंज कैसे होते हैं, उनके अंदर की सेल्स का गैसेस एक्सचेंज कैसे होता है? तो लेट मी टेल यू दैट कि जो स्टेम है उनके ऊपर का, जैसे आप स्टेम देख रहे हो, ये मान लीजिए किसी प्लांट, ये जो किसी पेड़ की स्टेम है, तो इनके बाहर का जो ये आउटर कवरिंग है, केवल इसी में लाइव सेल्स हैं। ठीक है, अंदर का जो ट्रंक का जो एरिया है, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, दे आर डेड सेल्स एंड दे आर ओनली हेल्पफुल इन द मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, और उनका कोई रोल नहीं होता है। और बाहर की जो टिश्यूज है वो सरफेस के ऊपर रहती हैं, वही केवल लाइव होती हैं और वो गैसेस एक्सचेंज के लिए इनफ है, उतना डिस्टेंस। ठीक है, सो बट व्हाट अबाउट thick woody stems and roots? So in stems the living cells are organized in thin layers inside and beneath the bark. bark के ऊपर और जो रहती हैं सेल्स वही केवल लाइव सेल्स होती हैं। They also have opening called lenticels. तो bark के ऊपर जो ओपनिंग्स होती हैं वो lenticels होती हैं, leaves के ऊपर जो ओपनिंग होती है वो stomata होती है। ठीक है, तो lenticels are the openings which are present in the bark for the gaseous exchange. So these the cells in the interior are dead and provide only mechanical support. तो इन अंदर की जो सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं और केवल मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हेल्पफुल होती हैं। ओके, सो thus most cells of a plant have at least a part of their surface in contact with air. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्यादातर प्लांट की जो सेल्स होती हैं कोई ना कोई हिस्सा उनका डायरेक्ट कांटेक्ट के एयर में होता है। ठीक है, सो दिस इज आल्सो फैसिलिटेटेड बाय लूज पैकिंग ऑफ पेरेन्काइमा सेल इन लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। तो जब आप इनका डिटेल स्ट्रक्चर देखोगे, सेल्स का अरेंजमेंट, टीएस, एलएस के सेक्शंस देखोगे, तो इनके अंदर लूज पेरेन्काइमा होती हैं। वो मतलब जो सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज्ड पैकिंग में नहीं रहती हैं, थोड़ी थोड़ी दूर रहती हैं, तो जिससे कि एयर का एक्सचेंज बहुत इजिली हो जाता है। ठीक है, सो विच प्रोवाइड एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेसेस। Okay, so the complete combustion of glucose which produces CO2 and H2O as the end product yield energy, most of which is given out as heat. तो अगर आप देखो कि नॉर्मल जो केमिकल रिएक्शन है उसके हिसाब से अगर देखो कि लैब में केमिकल रिएक्शन जो होती है, अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम इस रिएक्शन को लैब में करें तो ऑल ऑफ ए सडन इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और इतनी सारी एनर्जी ऑल ऑफ ए सडन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, सो इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसाइज अदर मॉलिक्यूल्स दैट द सेल रिक्वायर। अगर ये एनर्जी सेल के लिए यूजफुल कब मानी जाएगी? जब सेल इस एनर्जी को यूज करके अदर मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस कर ले, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन कर ले, फूड का एसिमिलेशन कर ले, रिस्पिरेशन कर ले, ट्रांसपोर्टेशन कर ले, एलिमिनेशन कर ले, जो भी उसको एनर्जी की जरूरत है उस एनर्जी को अगर सेल यूज कर पाए तो ही हम इस एनर्जी को कहेंगे कि ये एनर्जी सेल के लिए अवेलेबल थी, सेल के लिए यूजफुल थी। लेकिन अगर ये एनर्जी रिलीज हो और सेल इसको यूज ही ना कर पाए अपने काम के लिए तो ये एनर्जी सेल के किसी काम के लिए नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी बनी ही नहीं, सेल सोचेगा कि ये एनर्जी आई ही नहीं उसके पास क्योंकि वो उसको यूज नहीं कर पाया। ठीक है, तो सेल को कब एनर्जी की जरूरत है कब नहीं है ये पता कर पाना तो बहुत मुश्किल है और उसी के हिसाब से हम फूड का इंटेक करें पता कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो सेल क्या करती है
कि नॉर्मली एनर्जी का जो रिलीज होता है उसको अपने में स्टोर करती है, जैसा कि हमने पहले भी देखा, ठीक है। सो द स्ट्रैटेजी दैट द प्लांट सेल यूज इज टू कैटाबोलाइज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट नॉट ऑल द लिबरेटेड एनर्जी गोज आउट एज हीट, ठीक है। तो ये एनर्जी पूरी की पूरी इन्वायरमेंट में हीट के फॉर्म में न चली जाए, उसके लिए प्लांट सेल्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म की सेल्स कुछ स्ट्रैटेजी बनाती है, ठीक है। वो क्या करती है कि द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज नॉट इन वन स्टेप बट इन सेवरल स्मॉल स्टेप्स, enabling some steps to be just large enough such that the energy release can be coupled to ATP synthesis, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन वो सिंगल स्टेप में ना करके मल्टीपल स्टेप्स में करती है, ताकि जो भी ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी रिलीज हो रही है उनमें कुछ स्टेप्स ऐसे हों जिसमें थोड़ी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो और उस एनर्जी को वो यूज कर सके एटीपी को सिंथेसाइज करने में। और एटीपी के सिंथेसाइज होने से फायदा यह है कि एटीपी को वो कभी भी कहीं भी किसी भी तरीके से यूज कर सकती है, और ये जो एनर्जी बन रही है वो वेस्ट नहीं होगी, वो एनवायरनमेंट में एज ए हीट एनर्जी बन के लॉस नहीं होगी, ठीक है। सो हाउ इज दिस डन इज एसेंशियली द स्टोरी ऑफ रिस्पिरेशन। तो ये एटीपी, अब हमने ये जान लिया कि हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म में आके ग्लूकोज बनाता है, उस ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी बनती है, और वो एनर्जी भी सेल उस वक्त उसी तरीके से यूज नहीं कर सकता है, वो उसको एटीपी के फॉर्म में यूज करता है। अब ये एनर्जी से एटीपी कैसे बनती है, यही इसी मैकेनिज्म को ही समझने को हम कहते हैं कि रिस्पिरेशन की यही स्टोरी है कि रिस्पिरेशन में कितने स्टेप्स में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, कौन कौन से स्टेप्स इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ठीक है, और रिवर्सिबल है, तो और ये रिएक्शन कहाँ होती है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे एटीपी का सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो वो कैसे इस पिक्चर में आता है, वो कैसे इस स्टोरी में फिट होता है, अभी तक तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना ही नहीं, ठीक है। तो ये ही ऑल अबाउट है रिस्पिरेशन की स्टोरी। तो उसको हम धीरे धीरे कुछ कुछ स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने कहा कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन सिंगल स्टेप में नहीं होता है, तो वो उसमें कौन से स्टेप्स हैं वो सब हम देखेंगे, ठीक है। सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर रिलीज एज प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वन लाइनर है, आपको ये पता होना चाहिए कि रिस्पिरेशन में ये होता है वन लाइनर में, ठीक है। सो द कंबशन रिएक्शन रिक्वायर ऑक्सीजन। अब आपने कंबशन रिएक्शन भी पढ़ा होगा। कंबशन रिएक्शन भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कोई भी चीज कार्बन मॉलिक्यूल बर्न करता है तो एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, CO2, वाटर और हीट एनर्जी निकलती है। तो अगर आप रिस्पिरेशन को कंबशन से केमिकली अगर कंपेयर करो तो दोनों चीजें एक ही जैसे हैं, एक ही तरह का उनका स्टार्टिंग रिएक्शन है और एक ही तरह का एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। सो बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन में और नॉट बी अवेलेबल। तो अब हमने ये देख लिया, ठीक है। लेकिन कई बार कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जैसे कि बिल्कुल डीप रूट अर्थ क्रस्ट के बिल्कुल अंदर, वॉल्केनो के अंदर, हॉट स्प्रिंग्स में, जहां की ऑक्सीजन है ही नहीं, ठीक है। और जब सबसे पहली सेल आई होगी धरती के ऊपर तभी भी धरती के पे ऑक्सीजन था ही नहीं। हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हाइड्रोजन से भरा हुआ था, ठीक है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। इस समय का एनवायरनमेंट जिसमें कि ऑक्सीजन ज्यादा है उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। लेकिन जब पहली बार धरती पे जीवन आया था तो उस समय ऑक्सीजन नहीं था ज्यादा, उस समय हाइड्रोजन ज्यादा था, तो उस तरह के एनवायरनमेंट को हम रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। तो उस समय ऑक्सीजन तो नहीं रही होगी, तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म कैसे सरवाइव किया होगा, तो उस समय हो सकता है उसके पास ऑक्सीजन को यूज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं हो। उसी के कुछ ऑर्गेनिज्म अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीजन उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, वो दूसरी गैसेस को यूज करते हैं, ठीक है। रिस्पिरेशन वो भी करते हैं बट हो सकता है वो दूसरे मैकेनिज्म से रिस्पिरेशन करते हैं, किसी और गैस को यूज करके रिस्पिरेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वही कहा गया है कि बट सम सेल्स लिव वेयर ऑक्सीजन मे और मे नॉट बी अवेलेबल। हो सकता है वहां ऑक्सीजन हो और हो सकता है वहां पे ऑक्सीजन ना हो, लेकिन वो सेल्स तो वहां सर्वाइव कर रही हैं, यानी कि ऑक्सीजन इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर देम।
कि वो ऑक्सीजन की वजह से ही सर्वाइव कर रही हैं, ठीक है। सो कैन यू थिंक ऑफ सच सिचुएशंस एंड ऑर्गेनिज्म वेयर O2 इज नॉट अवेलेबल, जैसे कि अर्थ क्रस्ट के अंदर, वॉल्केनो के अंदर, हॉट स्प्रिंग्स के अंदर वहाँ ऑक्सीजन नहीं रहती है, ठीक है। सो देयर आर सफिशिएंट रीजन cells on this planet lived in an atmosphere that lacked oxygen। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन तो तभी हुआ ना जब प्लांट्स धरती पे आए, ठीक है। तो उस वक्त तो पहला जब ऑर्गेनिज्म आया था तो उस वक्त प्लांट्स तो थे ही नहीं, तो हमारा एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बहुत कम थी। सो इवन अमंग प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म वी नो ऑफ सेवरल दैट आर अडेप्टेड टू एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशंस क्या होती हैं? एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन, एयर से मतलब नहीं है, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंट, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन मतलब जहां ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में। और एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सो सम ऑर्गेनिजम्स आर फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स का मतलब कि वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हैं, लेकिन अगर इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है तो इससे उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जिंदा रह लेंगे, बट वो ऑक्सीजन को यूज नहीं करते हैं। दे आर एनारोब्स एंड those or these anaerobes are called facultative anaerobes because ऑक्सीजन है बट वो उसको यूज नहीं करते हैं और वो जिंदा रह लेते हैं, ठीक है। while in others the requirement of anaerobic condition is obligate, ठीक है। ऑब्लिगेट मीन्स कि कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है, मीन्स कि अगर ऑक्सीजन रहेगी तो वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो एनारोब है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, उनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन रहेगी तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ कहेंगे कि दे आर ऑब्लिगेटरी, ओके। सो इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियली ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो हर एक ऑर्गेनिज्म कुछ हद तक जो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का वो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन करता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, वो पार्शियली ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट के बिना ही करता है। सो दिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन होता है उसमें फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, यानी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है 9 स्टेप्स में या 10 स्टेप्स में ब्रेक होता है आपके पायरुविक एसिड में, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने की प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक का पॉइंट अच्छे से समझ में आया है। एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन यू कैन राइट योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।